देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। सो देखो आज हम लोग कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो पहला बात है कि कॉस्ट, देखो जैसे कि हम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं एक बार कॉस्ट क्या होता है, तो एक बार बता देते हैं। देखो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग इनकट कर रहे हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। जैसे मान लो अगर हम लोग बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचे तो हम लोग ट्रेडर हो सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का मतलब खुद से प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, ट्रेडर का मतलब किसी और से परचेज करके प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेडर है तो हम लोग किसी और से जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जितने भी परचेज करते हैं वो हम लोग का कॉस्ट होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो हम लोग पेन सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पेन सेल करते हैं तो अगर किसी ट्रेडर मतलब कोई पेन डीलर से पेन खरीदते हैं, मान लो हम लोग पेन खरीदते हैं 3 रुपीज का, ठीक है, और उसे 1 रुपीज प्रॉफिट लगा के हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग खरीदते हैं 3 रुपीज का, 1 रुपीज प्रॉफिट लगा के 4 रुपीज में हम लोग उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट। अब अगर मान लो हमारा पेन का फैक्ट्री है, ठीक है, हम लोग का पेन का फैक्ट्री है, तो हम लोग पेन खुद से बना के बेचेंगे, तो उसमें भी हमारा कॉस्ट इनकट होगा। जैसे पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हम लोग परचेस करेंगे। अब वो रॉ मटेरियल खुद ब खुद तो पेन नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा लेबर, मतलब कोई तो होगा जो उस रॉ मटेरियल से पेन बनाने जानता होगा, तो हम लोग को लेबर का खर्चा करना पड़ेगा। और अगर कुछ अलग खर्चा होगा पेन को बनाने का, वो सारे खर्चे को जब हम लोग ऐड करेंगे हमें जो मिलेगा वो हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। और उसमें हम लोग जब प्रॉफिट लगा के बेचेंगे तो वो हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हम लोग ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, दोनों ही केसेस में हमें कॉस्ट पता करना काफी जरूरी है, ठीक है। अगर कॉस्ट नहीं पता कर पाएंगे तो हम लोग सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो कॉस्ट हमें पता करना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का मतलब है कि वो टेक्निक, ठीक है, वो टेक्निक है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, ये है, इट इज अ टेक्निक, ठीक है। यहाँ जगह नहीं हो रहा, चलो हम सिर्फ टेक्निक ही लिख देते हैं। ये टेक्निक है जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट, ठीक है, टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर क्या टेक्निक दिखाया, ऐड कर दिया, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट में बहुत सारा अलग अलग बाइफर्केशन होता है, कौन सा कॉस्ट लेना है नहीं लेना है, कौन सा क्या कॉस्ट है, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि कॉस्ट का मतलब है जो हम लोग इनकट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेंस कर रहे हैं, हमारे पॉकेट से जो आउटफ्लो हो रहा है। अब अगर हम लोग फिनिश्ड गुड्स परचेज करके सेल करते हैं तो ट्रेडर तो भी हमें परचेज करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो हम लोग जो भी रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब खर्चा करते हैं, फिर वो ऐड करके जितना आ रहा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं, ठीक है। और कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक है इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, सिर्फ प्रोडक्ट का बात नहीं, सर्विस भी होता है, जैसे टीचर सर्विस देते हैं, लॉयर सर्विस देते हैं, तुम लोग बस ऑटो में चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ते हो, वो सब सर्विस होता है। होटल में अगर कहीं घूमने गए रह गए तो वो भी सर्विस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि कॉस्ट, किसी भी चीजों को कॉस्ट, किसी भी चीज का कॉस्ट का कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो बताते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखो, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
ये भी बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि सारे पॉइंट को मुझे एक बार बताना पड़ेगा कि क्या होता है तभी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब पॉइंट आएगा तो हम बता देंगे। एक बार लिखो, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट का, मैंने एक लाइन में मतलब लिखवा दिया। अच्छा, इसके साथ ना ऐसे ऐड कर लो, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों को एक ही साथ लिखवा देंगे। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों पॉइंट को एक ही साथ लिखवा देंगे। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग is a technique of calculating and controlling and लिखा है and controlling the variable cost by using various methods. It is also known as contributory costing or variable costing or comparative costing. देखो क्या लिखा है मैंने, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट हम बता देंगे क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर मैंने लिखा है, देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, जैसे मैंने पहले ही बोला, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक है। तो इसका मतलब जिस टेक्निक को यूज करके हम लोग मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है बताते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकेंगे तो कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें पता चलेगा कि हमारा कितना खर्चा लग रहा है। अब पता करना क्यों जरूरी होता है, अगर हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा एक पेन बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, तो हम लोग अगर अपने कॉस्ट को, जैसे मान लो 3 रुपए लग रहा है, या फिर मान लो हम लोग जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 3 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये खर्चा हमारा बढ़ जाता है तो इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बढ़ जाता है लेकिन मार्केट में अगर पेन का प्राइस 4 रुपीज है तो हम लोग प्रॉफिट लगा के नहीं बेच पाएंगे ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमारा खर्चा जो है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तो एक्चुअली कॉस्ट को कैलकुलेट किया इसीलिए जाता है ताकि हम लोग अपने खर्चे को कंट्रोल में भी रख पाए और एटलीस्ट क्या कर पाए। हाँ, हो सकता है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो हमारा खर्चा बढ़ सकता है, उसमें हम लोग फिर प्रॉफिट भी ज्यादा लगाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल करें या फिर मतलब रिड्यूस करें, दोनों हमें टारगेट रखना है। या तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा पेन बनाने का कॉस्ट 3 रुपीज लग रहा है, या तो इससे हम लोग कम कर ले, इसका कोशिश करना है, या फिर इतना ही रहे कंट्रोल, या फिर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब 3 में ही रखना, रिड्यूस का मतलब इससे कम करना। इससे कम कैसे कर सकते हैं, अच्छा सप्लायर ढूंढ के जो सस्ते में हमें अच्छा चीज देगा, अच्छे लेबर जो सस्ते में अच्छा काम करेंगे। तो हमें ये सब सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसा मटेरियल लेने से क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, बट ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर हम लोग सही सप्लायर से ले सकते हैं रॉ मटेरियल, सही लोगों को काम में रख सकते हैं तो हमारा, और अगर हम लोग वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं तो उसमें सेल करने में हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और अगर रिड्यूस नहीं कर पाए तो कम से कम कंट्रोल
कंट्रोल करके रखना चाहिए, अदरवाइज कंपिटिटिव मार्केट में तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक है ताकि हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए, कौन सा कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, एज वेल एज उसे कंट्रोल कर पाए अलग अलग मेथड के थ्रू से। वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या क्या मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, इसे कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी बोला जाता है। ये कंट्रीब्यूशन वर्ड का बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन। और इसका और एक नाम भी है वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट को लेके बात करता है, और कंपैरेटिव कॉस्टिंग भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट आया वेरिएबल कॉस्ट, वो हम बताते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हम लोग का आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ तो ये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का इंक्रीज होगा, और अगर हम लोग का आउटपुट डिक्रीज हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिपेंड ऑन आउटपुट। अब बताते हैं इसका मतलब, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जैसे कि देखो अगर जैसे पेन का प्रोडक्शन का ही बात आ रहा था, पेन प्रोडक्शन का बात आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का एक पेन प्रोडक्शन करने में, मान लो एक पेन प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगता है टोटल, या फिर मान लो एक पेन प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, सपोज रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो लग जाता है ₹2 पर पेन, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 पेन प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का कितना लगेगा, ₹200, ठीक है। अगर हम लोग 10 पेन प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का कितना लगेगा, ₹20, ठीक है। तो ये खर्चा देखो हम लोग का क्या हो रहा है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके कम या ज्यादा हो रहा है, या फिर जिसको हम लोगों ने पेन बनाने के लिए रखा है जो लेबर को, ठीक है, तो उनका भी क्या हो जाएगा, उन्होंने मान लो पर पेन अकॉर्डिंग चार्ज किया है कि अगर हम 10,000 पेन बनाएंगे तो इतना लेंगे, 5,000 बनाएंगे तो इतना लेंगे। तो पर पेन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने अपना खर्चा फिक्स किया है तो वो भी हम लोगों का क्या होगा, वेरिएबल। मतलब बेसिकली जो कॉस्ट हमारा वेरी कर रहा है प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन क्वांटिटी या फिर आउटपुट के साथ। अब देखो जिस फैक्ट्री में पेन बन रहा है, सपोज ये फैक्ट्री के अंदर पेन बन रहा है, ठीक है, या इसके अंदर यहाँ पर पेन बन रहा है, ठीक है। अब मान लो इस फैक्ट्री में जो है लाइट्स भी लगे हुए हैं, मान लो यहाँ पर जो है लाइट्स लगे हुए, ठीक है, लाइट्स लगे हुए। अच्छा, इस फैक्ट्री का मान लो रेंट भी है, ये फैक्ट्री मैंने लगाया, ये जो है ये लाइट्स है, ठीक है। ये फैक्ट्री जो है इसका रेंट भी है, ठीक है, इस फैक्ट्री का रेंट भी है, और पेन प्रोडक्शन हो रहा है। इस काम को देखने के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को भी रख दिया है, सुपरवाइजर को भी रख दिया है, ठीक है, कि लेबर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो हम लोग चेक कर पाए, इसलिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को भी अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, फर्स्ट टाइम हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे 100 पेन, ठीक है, और सुपरवाइजर का सैलरी था मान लो 10,000 पर मंथ, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट जो था वो था हम लोग का मान लो 25,000 पर मंथ, ठीक है, ऐसा था। और लाइट्स का जो है, लाइट्स का हम लोग का कंजम्पशन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 पेन बना रहे थे, ठीक है, 100 पेन बना रहे थे, तो उसमें हम लोग का रेंट क्या आ रहा था 10,000, और 25,000 सुपरवाइजर को 10,000 सैलरी दे रहे थे, और हम लोग का रॉ मटेरियल का खर्चा आ रहा था, ये देखो मैंने यहाँ पर बोला ₹2 करके है, तो 2 into 100 करके ₹200 आ रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा। अच्छा, अब अगर हम लोग 200 पेन बनाएंगे तो हम लोग का रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हो जाएगा, 2 into 200 यानी कि ₹400। लेकिन इसके लिए क्या मेरा रेंट का खर्चा कुछ चेंज होगा, रेंट का एक्सपेंस चेंज होगा, या फिर सुपरवाइजर का सैलरी चेंज होगा, ये बताओ। क्या अगर हम 100 से 200 पेन बनाते हैं, अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, क्या उससे मेरा रेंट जो 10,000 पर मंथ है क्या वो चेंज हो जाएगा, या फिर सॉरी 25,000 पर मंथ, और हम लोग जो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे थे 10,000 पर मंथ, क्या इन दोनों में कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा? क्या लगता है तुम लोग को, बोलो चेंजेस होगा या नहीं होगा? नो मैम, नो मैम, चेंज नहीं होगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मेरे क्लासरूम का रेंट है
मान लो 15,000, ठीक है। अब हम क्लास में एक बच्चे को पढ़ाए तो भी मुझे 15,000 देना ही है, और अगर हम 15 बच्चे को पढ़ाए तो भी मुझे 15,000 ही देना है, और अगर हम 20 स्टूडेंट को पढ़ाए, हाँ, लेकिन मेरा क्लास का कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना लोग बैठ सकते हैं उतने को ही बैठाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा तो बैठा नहीं सकते। मान लो हम 20 स्टूडेंट को पढ़ाते तो भी मुझे सेम ही रेंट देना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये खर्चा वेरिएबल खर्चा क्यों है, क्योंकि जो खर्चा मेरा पेन के प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे या सर्विस दे रहे उसके ऊपर डिपेंड। जैसे सर्विस के केस में मान लो कि हम कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, ठीक है, तो जितना स्टूडेंट है उतना नोट्स मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 नोट जाएगा, अगर मेरा 15 स्टूडेंट है तो 15 नोट जाएगा। तो मेरा नोट्स प्रोवाइड करना सर्विस सेक्टर में, मतलब मेरा टीचिंग का काम है तो सर्विस का काम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस। लेकिन जैसे मैंने रेंट बोला, अब एक बच्चा बैठेगा क्लास में तो भी जो रेंट लगेगा, 5 बच्चा बैठेगा तो भी सेम ही रेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और ये जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, सुपरवाइजर का खर्चा या फैक्ट्री का रेंट, ये दोनों हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट में कौन से कॉस्ट के लिए बात करने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में हमें क्या देखना है, देखो कॉस्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बाय नेचर अगर देखें, ठीक है, बाय नेचर अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है वेरिएबल, जो कि अभी मैंने तुम लोग को समझाया, एक होता है फिक्स्ड, ये भी मैंने समझा दिया। वेरिएबल बोलते बोलते फिक्स्ड भी मैंने बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है। तो वेरिएबल क्या है, ये क्वांटिटी डिपेंडेंट एक्सपेंस है। क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग का डिक्रीज होगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नो चेंज, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नो चेंज, जैसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। और क्या हो सकता है, एक होता है सेमी वेरिएबल, ठीक है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब कुछ अमाउंट फिक्स्ड और कुछ अमाउंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल और यहाँ पर मैंने लिख दिया फिक्स्ड, ठीक है। कुछ अमाउंट फिक्स्ड और कुछ अमाउंट अगर वेरिएबल होता है किसी कॉस्ट में तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल, ये भी समझाएंगे। और एक होता है हम लोग का स्टेप कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, ठीक है। स्टेप कॉस्ट भी सेमी वेरिएबल के तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि स्टेप कॉस्ट में देखो, हम ये स्टेप कॉस्ट बताते हैं पहले। स्टेप कॉस्ट में क्या होता है, जैसे सीढ़ी होता है ना, वैसे स्टेप में ये दिखेगा, ठीक है, ऐसे स्टेप बन जाता है। इसका मतलब जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 0 से 50 यूनिट बनाएंगे, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 से 50 यूनिट, तो हम लोग का खर्चा हो रहा है सपोज 1000, ठीक है, 1000 का खर्चा हो रहा है। मतलब 0 यूनिट बनाओ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जो भी बना लो, तो 1000 का खर्चा होगा। इसका मतलब यहाँ अगर 0 से 50 यूनिट बनेगा तो हम लोग का खर्चा इतना हो रहा है। ये मान लो, ये अगर हम लोग 10,000 को डिनोट करते हैं तो यहाँ हमारा फिक्स्ड खर्चा हो गया 10,000 का। लेकिन साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर 50 से 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वही खर्चा हम लोग का हो जाएगा 1100। अगर ऐसा मैंने बोला है तो इसका मतलब इसके बाद ये खर्चा वेरी कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। स्टेप वाइज होगा, मतलब हर एक यूनिट में चेंज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्लैब में चेंज हो रहा है, ठीक है। कि अगर हम लोग 0 से 50 यूनिट बनाएंगे तो हम लोग का 1000 का ही खर्चा होगा। मतलब 0 बना लो, 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, अप टू 50 तक हम लोग का 1000 का ही खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक फिक्स्ड हो गया। उसके बाद ये देखो, उसके बाद बोल रहा है कि अगर 50 से 100 बनाएंगे तब जाके चेंज होगा 1100, लेकिन 50, 51, 52 जितने भी यूनिट बना लो 1100 ही चलता जाएगा, 1100 ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके स्लैब वाइज हम लोग का फिक्स्ड वेरिएबल इस तरीके से चलेगा। तो क्योंकि ये खर्चा जब अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा देखने में लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग स्टेप कॉस्ट बोलेंगे। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जिस कॉस्ट में फिक्स्ड पोर्शन भी है साथ ही साथ वेरिएबल पोर्शन भी है। जैसे अगर देखोगे, अच्छा, जैसे देख लो, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे
बहुत पहले, मतलब अभी भी होता है, जैसे लैंड फोन का जो कनेक्शन होता है ना, लैंड फोन का जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग लैंड फोन लेते थे तो उसका एक चार्जेस लगता था, उसके बाद कॉलिंग के अकॉर्डिंग चार्जेस लगता था, ठीक है। तो कॉलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएबल है, जितना कॉल करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक फिक्स्ड जो है हमें चार्जेस भरना पड़ता था, मतलब जब टेलीफोन का बिल आता था तो एक फिक्स्ड अमाउंट बिल हम लोग का आता है। फिक्स्ड मतलब हम अमाउंट फिक्स नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर टेलीफोन को यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी एक बिल आ ही जाता था, मिनिमम बिल। ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी होता है, मतलब एक अमाउंट हमें फिक्स्ड पे करना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग जितना कॉलिंग करते थे उसके हिसाब से हमारा बिल आता था, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों पोर्शन ही हमारा इंक्लूडेड है। या फिर जैसे देख लो, अगर ऑटो में चढ़ के कहीं जा रहे हो, ठीक है, ऑटो में मान लो ए प्लेस में तुम लोगों ने ऑटो लिया है और तुम लोग जाना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ही मान लो तुम लोग केशवपुर आ रहे हो, ठीक है, केशवपुर आ रहे हो और यहाँ से तुम लोग जाओगे उल्टा डांगा, ठीक है, उल्टा डांगा जाओगे, ठीक है। तो देखो केशवपुर से उल्टा डांगा जाने का तो एक जो है भाड़ा होगा ही। अब मान लो केशवपुर से अप टू बांगुर तक, ठीक है, बीच में हम यहाँ पर लिख देते बांगुर, ये भी एक स्टॉपेज आता है। तो मान लो कि केशवपुर से अप टू बांगुर तक का खर्चा है 15 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है। तो अब मान लो केशवपुर के आगे, केशवपुर के बाद स्टॉपेज आता है दमदम पार्क, ठीक है। अब यहाँ उतर जाओ तो भी 15 रुपए देना पड़ेगा, यहाँ उतर जाओ तो भी 15 रुपए ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी उतरोगे 15, यहाँ भी उतरोगे 15, हो गया फिक्स्ड। अब इससे आगे जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो बाकी वेरिएबल हो गया। मतलब यहाँ चढ़ के यहाँ उतर के भी जितना देना है, यहाँ सेकेंड वाले स्टॉपेज में भी उतना देना है, लेकिन उससे आगे अगर जाते हैं तो हम लोगों का खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हो गया थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल। यहाँ से यहाँ तक 50 नहीं देना है, यहाँ उतर जाओ या फिर यहाँ उतर जाओ। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल खर्चा, ठीक है, जिसमें हम लोग का फिक्स नेचर का भी खर्चा इंक्लूडेड है और वेरिएबल नेचर का भी खर्चा हम लोग का इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल खर्चा। तो कॉस्ट जो है बाय नेचर हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट को हम लोग बाय फंक्शन भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये भी बता देते हैं एक बार। कॉस्ट को बाय फंक्शन मतलब कॉस्ट का जो फंक्शन यानी एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो जाता है हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो देखो फैक्ट्री में जो भी काम होता है उसके लिए जो खर्चा लगता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन जो होता है वो तो फैक्ट्री में ही होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होता है मतलब एडवर्टाइजमेंट का, उसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे कि देखो ये तीनों कॉस्ट को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं और सभी कॉस्ट को ऐड ऑन करके हम लोगों को कॉस्ट शीट भी मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट शीट भी पता होना चाहिए। देखो हम बताते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट क्या होता है। बेसिकली कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि अगर हम लोग कॉस्ट को एक जगह पे लिख के दिखाना चाहते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ठीक है, या फिर एक शीट बनाते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। अब कॉस्ट शीट में देखो हम लोग का क्या क्या आ जाता है। जैसे मेरा पेन वाला ही अगर एग्जांपल देखोगे तो पेन बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि कॉस्ट शीट किस चीज का बनेगा, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो देखो हम लोग का पेन बनाने के लिए क्या लग रहा था, डायरेक्ट रॉ मेटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट रॉ मेटेरियल लग रहा था, ठीक है। अच्छा और क्या लग रहा था, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है, इसे मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा अब ये डायरेक्ट क्यों लिखा हुआ है वो भी हम बता देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो डायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है जिस खर्चे को, देखो डायरेक्ट
अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट खर्चा क्यों ना हो, इसका मतलब होता है जब हम लोग किसी भी डायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है जब हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कैन बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट फिनिश गुड्स। मतलब जैसे जब मैंने पेन का एग्जांपल दिया तो हम ये बता पा रहे थे, देखो एक पेन बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लो तुम लोग टी शर्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वो भी बता सकते हो, या शर्ट बना रहे हो कि अगर टेलर से पूछोगे तो वो बता देंगे मेजरमेंट करके, ठीक है, कि एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, आराम से बता देंगे। और टेलर ये भी बता देगा कि एक शर्ट सिलने का वो कितना पैसा लेगा, ठीक है। तो ये सब खर्चा हो जाता है हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस हम लोग फिनिश गुड्स बनने के बाद उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो पेन बनाएंगे तो पेन का रिलेटेड रॉ मटेरियल, अगर शर्ट बनाओगे तो उसमें कपड़ा लगता है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेबर कौन हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर फर्नीचर बनाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल वुड लगेगा, ठीक है, उसमें कारपेंटर लगेगा एज ए लेबर। तो ये हो गया डायरेक्ट रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का बात। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम लोग किसी का बिजनेस में मान लो किसी का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी जो फ्रेंचाइजी देती है, मान लो हम लोगों ने उसका फ्रेंचाइजी ले लिया बिजनेस करने के लिए, और मान लो वो कोई फूड कंपनी है, खाना बनाती है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग देख सकते हो कि जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल में रेस्टोरेंट चलता है उनका सभी जो खाना मतलब जो भी आइटम्स होता है ना उसका टेस्ट लगभग एक ही जैसा होता है, ठीक है, लगभग एक ही जैसा होता है। क्यों, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है या फिर जो मतलब जिस फॉर्मूला या रूल्स को यूज करके वो लोग वो आइटम बनाते हैं वो सभी जगह पे एप्लीकेबल करना पड़ता है, ठीक है, मोर और लेस सेम होता है। जैसे अगर तुम लोग पिज्जा विजा भी कोई मतलब जैसे डोमिनोज वगैरह हो गया, तो कहाँ भी तुम लोग उसे अवेल करो, मतलब तुम लोग कोलकाता में खा लो या बाहर कहीं पर भी खा लो, एक ही जैसा तुम लोग को टेस्ट लगेगा। क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में जब ये सब बिजनेस चलता है तो उनको क्या करना पड़ता है, एक ही तरह का फॉर्मूला यूज करके वो सारे प्रोडक्ट को कुक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो वो फॉर्मूला भी लेंगे जो फॉर्मूला को यूज करके वो लोग फूड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ सकता है रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे किसी के घर पे रहने से रेंट पे करना पड़ता है, तो किसी का फॉर्मूला वगैरह यूज करने से हमें रॉयल्टी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो रॉयल्टी है ये अगर हम लोग पर यूनिट फिनिश गुड्स में पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे अगर हम लोग पर यूनिट फिनिश गुड्स में कर रहे हैं तो वो रॉयल्टी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, अब सभी एक्सपेंसेस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट में ये तीनों टाइप का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको ऐड करने से आ जाता है प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, जो खर्चा आता है, ठीक है। अब ये सब मिलने के बाद कहाँ जाना है, फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो फैक्ट्री के खर्चे को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इस खर्चे को ना हम लोग और डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोलते, हम लोग इसे बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर लिख देते हैं। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कांट बी आइडेंटिफाइड, कांट बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इजीली, इजीली, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, इजीली नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम लोग टेलर के पास जाके जो मतलब शर्ट सिलवाए हो, टेलर जब सिल रहा था तो उसने मान लो फैन का भी यूज किया, लाइट का भी यूज किया, तो शर्ट सिलते वक्त उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया होगा, ठीक है। तो क्या वो बता सकता है कि कौन से, मान लो उसके पास 5 शर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, 5 शर्ट का ऑर्डर उसने एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद मान लो उसका इलेक्ट्रिक बिल आया 1 मंथ बाद, ठीक है। तो 5 शर्ट का ऑर्डर था, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से शर्ट में कितना इलेक्ट्रिक बिल हम लोग अप्लाई करें, वो उसके लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। या फिर मान लो कि जितना रेंट था, ठीक है, रेंट, वो जहां पर काम करता है मतलब टेलर का जो शॉप है वो रेंटेड है, अब वो रेंट भी पे करता है, तो क्या वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा एक शर्ट को देख के कि इसमें
पेंट का खर्चा कितना लगाए, नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके के खर्चे जो हम लोग फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली देख के, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। इजीली नहीं कर पाते, लेकिन इसको करने का भी टेक्निक है, एस्टिमेटेड वे में किया जाता है, बताएंगे। तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो शर्ट में जो शर्ट को सिलाई करने के लिए जो भी धागे का यूज हुआ, ठीक है, तो वो धागा जो है उसका खर्चा भी टेलर मतलब अंदाजे से ही बोलेगा, ठीक है। वो भी एस्टिमेटेड वे में बोलेगा, डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकता कि इसमें 50 रुपए का धागा लगा कि 60 रुपए का धागा लगा, लेकिन वो कपड़ा देख के बोल देगा कि इसमें उसने कितने रुपए का कपड़ा लगाया है, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब जो इजीली आइडेंटिफाइबल है, और इनडायरेक्ट का मतलब या ओवरहेड का मतलब जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है 1 यूनिट फिनिश गुड्स में। अब फैक्ट्री में जैसे ही प्रोडक्ट बन गया तो जो कॉस्ट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से। उसके बाद फैक्ट्री में तो काम हो गया। अब देखो फैक्ट्री में तो वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लो जो अकाउंटेंट है या फिर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, जितने भी स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, कोई मान लो अकाउंट संभाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले स्टाफ है उनको भी सैलरी देना पड़ता है। तो उनका सैलरी भी तो हमें अपने प्रोडक्ट में ऐड करके पैसा कस्टमर से ही निकालना है, ठीक है। तो वो भी हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा ही है, क्योंकि हम लोग मान लो एक अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पेन में सैलरी का कितना खर्चा लगा है। जैसे मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था सुपरवाइजर का, ठीक है। तो ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। इसके बाद जो खर्चा लगता है वो होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये खर्चा ऐड करने से हम लोग का जो खर्चा निकल के आता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन करने का कितना खर्चा आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो हो गया, अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि मार्केट में एक नया पेन आया है जो हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा। तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हम लोग का ऐड होने के बाद जो फाइंड आउट होगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और इसमें प्रॉफिट अगर ऐड हो जाता है तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाता है। यहां पर हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक कॉस्ट शीट बनाया। मतलब एक प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो आइडेंटिफाई किया। उसके लिए पहले हम लोगों ने कॉस्ट पता किया, और कॉस्ट को हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। फैक्ट्री का फंक्शन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। लेकिन वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड मतलब वेरिएबल या फिक्स्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हमारा चैप्टर तो है मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये जो कॉस्ट शीट बना है ना, ये जो है वेरिएबल कॉस्ट नहीं बता रहा है हमें, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या है, देखो ये तो हमें बता रहा है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर जरूर बता रहा है ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये सब जो है हमारा 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन ये नीचे का जो पोर्शन है लाइक फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जिस प्रोसेस से ये मैंने कॉस्ट शीट बनाया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, ये जो कॉस्ट शीट बना है जिस प्रोसेस से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है।
कॉस्टिंग मतलब मैंने बताया कि किस तरीके से कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरीके से तो हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के सेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ट्रेडिशनल मतलब तो लैंग्वेज से तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नॉर्मली यही मेथड चला आ रहा है, तो ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन इसे एब्जॉर्प्शन भी क्यों बोलते हैं वो हम बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसका नाम क्या होता है। अच्छा, अब देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जैसे मान लो स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज में अगर हम लोग पानी डालेंगे तो वो स्पॉन्ज जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जस्ट लाइक दैट हमें क्या करना है, हमें अपने कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं कैसे, देखो एस्टिमेटेड वे में हम लोग करवा सकते हैं। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने का रॉ मटेरियल का खर्चा आ रहा है 10 रुपीज, ठीक है, और लेबर का खर्चा आ रहा है सपोज 5 रुपीज, ये सब हम पर यूनिट बता रहे हैं। और वेरिएबल एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे 1 यूनिट फिनिश गुड्स में चेंज होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया 5 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया 20 रुपीज, ठीक है। अब मेरा एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी है, मान लो मेरा रेंट का एक्सपेंसेस है 10,000, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया कि 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा होगा। अब मेरा रेंट का खर्चा है 10,000, अब मुझे ये भी कस्टमर से रिकवर तो करना ही है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा, देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब बता रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग ऐसे पहले एस्टिमेटेड वे में होता है, तो अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग कितना यूनिट बेचेंगे, सपोज हम लोग 1000 यूनिट सेल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, तो रेंट का खर्चा एक एक यूनिट पे कितना लगा सकते हैं, 10 रुपए करके, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे अपना फिक्स्ड जो कॉस्ट है रेंट का 10 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पर 30 रुपीज जो है कॉस्ट निकल के आएगा। अब इस पे प्रॉफिट लगा के हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, तो बाई चांस अगर हम लोग इतना यूनिट नहीं सेल कर पाए, इससे कम करते हैं तो हमारे लिए लॉस होगा, और इससे ज्यादा कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ये एस्टिमेटेड वे में होता है, ठीक है, इसका हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई ऑन दैट मोमेंट तो नहीं कर सकते हैं जब सेल कर रहे हैं, बाद में ही कर सकते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड, क्योंकि ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना बिक जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना इतना ही बिकेगा, इससे कम भी बिक सकता है, इससे ज्यादा भी बिक सकता है। लेकिन प्रोडक्शन के बेसिस पे हमारा ये सब खर्चा जो है ये इजीली आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे 10 पीस पेन बनाना है तो मेरा 10 रुपए करके 100 रुपए का ही रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा गलत हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का जो है वो हम लोग जब एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो हमें एस्टिमेटेड वे में करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हम लोगों ने अपने फिनिश गुड्स में फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज कर दिया, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, ये जो हम लोगों ने चार्ज कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट को भी, इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हम लोग चार्ज तो कर देंगे इस तरीके से, लेकिन हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कैसे मतलब यहाँ पर देखो एक चीज लिखते हैं, लिखो तुम लोग भी, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज divided on the basis of function like office administration, factory overhead, selling and distribution, etc. ठीक है, ये तो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया। अब देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में मार्च में फेब में लिख देते हैं, फेब 2024 में खर्चा आया था 30,000, ठीक है, और
मार्च में खर्चा आ गया है, मार्च 2024 में सपोज खर्चा आ गया है हम लोग का 35,000, ठीक है। तो ये जो हम लोग का खर्चा इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये जो खर्चा हम लोग का इंक्रीज हुआ, ये क्यों हुआ, ये आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करें। देखो अब यहाँ पर मान लो हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में दो खर्चा था, सपोज एक था रेंट जो कि फिक्स नेचर का होता है, एक है मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि वेरिएबल नेचर का होता है, क्योंकि ये तो कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा, जितना हम लोग स्टेशनरी यूज करेंगे उतना हमारा खर्चा होगा। लेकिन रेंट मतलब जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा उतना होगा। लेकिन रेंट का तो ऐसा नहीं होगा, रेंट का हमारी क्वांटिटी प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, इसीलिए ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। लेकिन ये जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एग्जांपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का लिया है, यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है कि फिक्स्ड कितना है वेरिएबल कितना है। तो ये जो खर्चा मेरा बढ़ा है ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टोटल में कितना बढ़ा है, 5,000 इंक्रीज इन टोटल अगर मुझे बताना हो वो तो हम बता सकते हैं 5,000। लेकिन 5,000 फॉर व्हाट, रेंट या फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, क्या हमारा रेंट का खर्चा बढ़ा है या प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा बढ़ा है, वो पता करने के लिए तो हमें पहले पता होना चाहिए था कि हम लोगों का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में रेंट का खर्चा कितना होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कितना होता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि हम लोगों का कितना फिक्स्ड खर्चा बढ़ने के कारण ये खर्चा बढ़ा है या फिर हम लोग का वेरिएबल खर्चा बढ़ने के कारण ये वाला खर्चा बढ़ा है। वो हम लोग इस मेथड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खर्चे को हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल नेचर में डिवाइड नहीं करते। इसका छोड़ो, ये तो वेरिएबल ही होता है, ठीक है। ये जो फंक्शन बेसिस पे ये जो खर्चा है इसमें हम लोग क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल बेसिस पे इसको डिवाइड नहीं करते हैं, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन फिक्स्ड खर्चे के लिए हमारा खर्चा बढ़ा है या वेरिएबल के लिए बढ़ा है, अगर हमें ऐसे आइडेंटिफाई करने का जरूरत हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में इस कॉस्ट शीट को बनाएंगे जहां पर हम लोग खर्चे को वेरिएबल और फिक्स नेचर में लिखेंगे, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सके कि हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस क्या है, तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट को हम लोग यहाँ इनकम स्टेटमेंट की तरह भी बोल सकते हैं। तुम लोग एफएम जो भी पढ़ते हो तो सभी कोई एफएम पढ़ते ही हो, तो वहां पर देखो, अगर कोई नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, देखो हम बता देते हैं कैसे होगा। यहाँ पर सेल्स, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, पहले सेल्स लिखते हैं, फिर यहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है माइनस करेंगे। जैसे कि मान लो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल पोर्शन फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, फैक्ट्री का जो वेरिएबल पोर्शन है फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, ये सारे खर्चे को हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड में आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और ये देखो सभी वेरिएबल खर्चे को जब हम लोग सेल से माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिल जाएगा बचा हुआ वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, इसीलिए देखोगे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है मार्जिनल कॉस्टिंग को कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। जब हम लोग सेल से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अब जब हम लोग कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है प्रॉफिट, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। देखो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस कॉस्ट में दो तरीके का कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग कॉस्ट को बाय नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों में आइडेंटिफाई करके लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर हम लोग सेल्स से पहले वेरिएबल कॉस्ट जितने भी है सबको लेस करेंगे, फिर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट लेस होने से निकल के आता है कंट्रीब्यूशन, इसका भी मतलब समझाएंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ भी हम लोग का वही प्रॉफिट ही निकल रहा था, लेकिन यहाँ करने का पैटर्न ऐसा था कि हम लोग खर्चे को बाय नेचर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, बाय फंक्शन आइडेंटिफाई जरूर कर पा रहे थे। लेकिन बाय नेचर आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई वेरिएबल कारण से या फिक्स्ड कारण से, मतलब कोई फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस, कौन सा चेंजेस की वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है
तो हमें ये मार्जिनल कॉस्ट यानी कि इनकम स्टेटमेंट को यानी कॉस्ट शीट को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। वो जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ये हम लोग का हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, अब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट में आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट क्या है, देखो जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर 10,000 यूनिट जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और उसमें हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, ठीक है। तो 10,000 यूनिट बनाने का लगेगा हम लोग का 1 लाख, ठीक है। 10,000 यूनिट बनाने का 1 लाख लगेगा। डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट लग रहा है, तो 10,000 यूनिट बनाने का लगेगा 80,000, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का लग रहा है एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट करके, तो 20,000 के लिए लगेगा 10,000 के लिए लगेगा 20,000, ठीक है। और अगर हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड है एक जो कि है हम लोग का 1,50,000, ठीक है, जो यूनिट चेंज पे चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने एट द रेट नहीं लिखा है, ठीक है। ये यूनिट के बेसिस पे नहीं होता, ये टोटल 1,50,000 है, चाहे 10,000 प्रोडक्शन करो, चाहे 0 प्रोडक्शन करो, चाहे 20,000 प्रोडक्शन करो, तो हम लोग का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 1 लाख और 2 लाख, 2 लाख और यहाँ पर 3,50,000, ठीक है। टोटल खर्चा आ गया 3,50,000। अब अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 10,001 यूनिट बनाना चाहते हैं, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग का खर्चा क्या होगा, तो ये 1,10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 1,10 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग 8 रुपीज करके लेबर का चार्जेस था, तो 10,000 एक यूनिट अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग का खर्चा हो जाएगा 80,008 रुपीज, और 2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा 20,002 रुपीज। और फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग का एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिक्रीज या इंक्रीज होने से फिक्स्ड ओवरहेड का चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग का टोटल खर्चा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3,50,000 था, हम लोग का बस 20 रुपीज ही बढ़ रहा है, यानी 3,50,020 रुपीज, ठीक है, 3,50,020 रुपीज। तो इसका मतलब हम लोग का चेंज कितना होगा, ठीक है, ये देखो हम लोग का चेंज हो गया है ₹20, टोटल चेंज, ठीक है। टोटल चेंज अगर देखें तो ₹20 हो गया है। कैसे हुआ ₹20 का चेंजेस, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये देखो 10 रुपए का एक चेंजेस हुआ, 8 रुपए का एक चेंजेस हुआ, 2 रुपए का एक चेंजेस हुआ, और फिक्स्ड ओवरहेड तो मेरा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी मेरा चेंजेस 20 रुपीज इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, देखो एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट जो हम लोग का इंक्रीज हुआ है वो है ₹20, ठीक है। कॉस्ट हम लोग का इंक्रीज हुआ है ₹20। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ठीक है, तो क्या हम लोग ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करें या ना करें, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए हम लोग का 20 रुपीज तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, लेकिन क्या हमें ये एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए ही हमें मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है कि क्या हम लोग ये एक्स्ट्रा यूनिट बनाए या नहीं बनाए। देखो बनाएंगे तो तभी जब बेच के हमारा प्रॉफिट होगा, अगर बेच के प्रॉफिट नहीं होता है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। अब तुम लोग बोलोगे एक यूनिट ज्यादा होगा तो एक यूनिट बेच के प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल से बोलते हैं कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मतलब हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए कि हम लोग यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें या ना करें। अभी एक एग्जांपल से समझाते हैं ये वाले बात को, ठीक है। तो अभी देखो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पर जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो हमें मेनली क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। एक है फॉर 1 एडिशनल यूनिट व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट, पहले ये देखेंगे कि एक भी अगर एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो हम लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन हमें ये देखना चाहिए, इज देयर एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज वी इंक्रीज 1 unit extra and bear the extra cost।
देखो मैंने क्या लिखा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें दिमाग में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि एक भी एडिशनल यूनिट ज्यादा बनाने में हमारा कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग 20 रुपीज। इज देयर एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट? क्या ये प्रोडक्शन करने के बाद क्या हमारा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा? एज वी इंक्रीज 1 यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाया एक्स्ट्रा एंड बियर द एक्स्ट्रा कॉस्ट, और अगर हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर भी कर रहे हैं तो क्या हमारा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा? अगर आएगा तो ही हमें प्रोडक्शन 1 यूनिट एक्स्ट्रा करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इन मार्जिनल कॉस्टिंग we study the impact of variable cost at different level of production capacity। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट क्या रहा है अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल पे। क्योंकि देखो अभी मैंने जो तुम लोग को यहाँ पर एग्जांपल दिया, क्या उसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंपैक्ट आया? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट का ही इंपैक्ट आया, वही हमें देखना है। इसीलिए हम स्टार्टिंग से बोले जा रहे हैं। देखो हम लोग का चैप्टर ही क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी हमें क्या करना है? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है हमें फाइंड आउट करना है वो टेक्निक जिससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, ये देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या लिखा था? कैलकुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड। इट इज आल्सो नोन एज, इसलिए कंट्रीब्यूटरी क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग को मैंने एक वर्ड दिखाया कंट्रीब्यूशन, बताएंगे वो भी क्या होता है। और वेरिएबल कॉस्टिंग और कंपैरेटिव कॉस्टिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ही हम लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ये देखो ये जो डिसीजन का मैंने बोला ना एक एग्जांपल देंगे, तो देखो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो कि सपोज क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है और जिसका रेंट है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख है। अच्छा 10 लाख मान लो पर एनम है। अच्छा, और क्लासरूम को चलाने का वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 300 पर स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट पे वेरिएबल कॉस्ट आता है 300, और फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का ये हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग का हो गया 10 लाख। देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का हो गया 10 लाख। ठीक है, अच्छा अब मान लो जो क्लासरूम में है, हम लोग सोच रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। मान लो 50 स्टूडेंट जो है एडमिशन ले चुका है। ठीक है, तो हम लोग का पहले क्या कोशिश होता है, कोई भी कंपनी मार्केट में जब आती है तो उसका सबसे पहले टारगेट रहता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ले। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो ये क्लासरूम ओपन कर रहे हैं तो क्या ये पहले ही सोचेंगे कि कैसे करके रेंट का पैसा निकाले? ये कभी भी पॉसिबल नहीं। हम लोग कस्टमर से कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट पहले रिकवर नहीं कर सकते हैं। पहले हमें हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा के या ज्यादा वॉल्यूम में बेच के। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम में बेच के। मान लो किसी ने एक जो है कपड़े का शोरूम बनाया, ठीक है, वहां एसी लगाया है, अच्छा अच्छा फर्नीचर लगाया है, तो क्या वो कपड़े का दाम महंगा करके बेचेगा? नहीं बेच सकता है। नॉर्मल जो प्राइस है उसी में बेचेगा। ठीक है, जितने में होना चाहिए। अब वो कस्टमर से जो है अपना वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में निकाल सकता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना निकाल सकता है। एसी का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, सारा खर्चा एक बार में कभी नहीं निकाल सकता है, उसे धीरे धीरे वो निकालने को मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ा सकता है या फिर ज्यादा वॉल्यूम पे बेच के वो उस खर्चे को रिकवर करने का सोच सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो 50 स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लिया है सपोज, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट लेकिन रिकवर हो जाएगा। कैसे? 50 इंटू 300 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का है टोटल, क्योंकि 300 पर स्टूडेंट मैंने बोला ना, तो अगर 50 स्टूडेंट, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा कि एक एक स्टूडेंट पे वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 300। मान लो हम लोग एक एक 300 रुपीज का मैट देते हैं, तो अगर मेरा
50 स्टूडेंट एडमिशन ले लेगा तो मुझे 15,000 का रिकवरी हो जाएगा, ठीक है, 15,000 का मेरा रिकवरी हो जाएगा। अब अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मुझे रिकवर करना है तो यहाँ पर देखो टोटल है मेरा 10 लाख रुपीज मैंने दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख रुपीज है। अब अगर हम 50 स्टूडेंट से ये रिकवर करते हैं तो पर स्टूडेंट से कितना लेना पड़ेगा, ठीक है, 20,000, ठीक है। तो मैंने ऐसे 20,000 कैलकुलेट कर लिया और जो भी टोटल कोर्स फीस है वो मैंने चार्ज कर दिया है 35,000, ठीक है, टोटल फीस, ठीक है। सपोज टोटल फीस, इसमें मैंने कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं जोड़ा है, नॉर्मल जो है वो जोड़ दिया है, तो टोटल 35,000 कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि 35,000 हम लोग का टोटल फीस हो गया है। अब मान लो 50 स्टूडेंट आ गया, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गया है। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 10 लाख। अब अगर 50 स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है और अगर हम लोग एक एक स्टूडेंट से 35,000 का कोर्स फीस चार्ज कर रहे हैं तो उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट लगा के ही चार्ज कर रहे हैं, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गया। अब मान लो कोई स्टूडेंट आ रहा है, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, और मान लो वो स्टूडेंट जो है वो ये है, ठीक है, ये है, ये बोल रहा है कि हम कितना फीस दे सकते हैं, आप लोगों का तो 35,000 है, हम यहाँ पर फीस दे सकते हैं मैक्सिमम जो है 18,000 हम फीस दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, मुझे भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या हमें इसे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो कैसे डिसीजन लेंगे, तो अगर हम लोग इस स्टूडेंट को एडमिशन लेते हैं तो इसके पीछे हमारा जो 300 वेरिएबल कॉस्ट होगा पर स्टूडेंट वो तो मेरा निकल ही जा रहा है। देखो क्योंकि मुझे इसके पीछे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 300, वो तो मेरा निकल ही जाएगा क्योंकि ये मुझे 18,000 दे रहा है, तो मेरा 300 पर स्टूडेंट तो आराम से निकल रहा है, ठीक है। और अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा फीस तो 35,000 है, ठीक है, ये मुझे देगा 18,000, तो मेरा तो लॉस है। अगर हम लोग ऐसा काउंट कर रहे हैं कि मेरा लॉस है, कितना लॉस हो रहा है, चलो देखते हैं कितना लॉस हो रहा है। 35 माइनस 18, 35 माइनस 18, हाँ 17। तो अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा 17,000 का लॉस है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखो मेरा क्या फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ेगा क्या, मेरा रेंट का खर्चा ये आने से ज्यादा बढ़ जाएगा? मुझे बोलो क्या मेरा रेंट का खर्चा मुझे रिकवर करने में इस बार के लिए, इस एक साल के लिए, क्या मुझे और स्टूडेंट चाहिए था? नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा 50 स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है और मेरा रेंट का खर्चा 20,000 करके मैंने 35,000 जो है फीस रिकवरी कर लिया है पर स्टूडेंट से, तो मेरा रेंट का खर्चा तो निकल ही गया, ठीक है। अब मुझे रेंट का खर्चा अगर नहीं भी मिलता है, सोचो मुझे डिसीजन लेना है ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि मुझे प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था ना कि ये एक यूनिट मुझे प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं चाहिए, वही हम बता रहे हैं कि मुझे ये ऑफर कर रहा है, मतलब मुझे बोल रहा है देखिए हम इतना तो नहीं दे सकते, 18,000 ही दे सकते हैं। अब मुझे बोलो कि अगर इसे हम लोग एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमारा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? मैम प्रॉफिट होगा फिर तो। हाँ कितना प्रॉफिट होगा बोलो? 17,700। हाँ ये वाला प्रॉफिट होगा, 17,000 होगा। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोगों को तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रिकवर करना है, इससे 300, लेकिन ये तो हाँ 18,000 माइनस 300 करने से जितना होगा तो ये हम लोग का प्रॉफिट ही होगा 17,700। लेकिन अगर किसी को मार्जिनल कॉस्ट का नॉलेज नहीं है तो वो बोलेगा कि 35 की जगह तो मुझे 18 मिल रहा है तो मुझे इसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोल सकता है ना। लेकिन अगर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का पता है, यानी बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का हमें प्रॉपर नॉलेज है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जब रिकवर हो ही गया है तो इसे 18,000 में लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 18,000 क्यों, अगर हम मतलब इससे कम में भी ले लेते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने का रीजन यही है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हम लोग अगर एक भी एडिशनल यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला देखो कि अगर हम लोग इसको एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ तो नॉर्मली हमारा प्रोडक्शन का बात आएगा, एडमिशन का तो कोई बात नहीं आएगा। तो क्या हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए, तो यही डिसीजन हमें जो है लेना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें डिसीजन भी साथ साथ लेना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ना उसका नाम ही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग
एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिसीजन लेना भी सीखना है कि हमें इस तरीके का जो मतलब क्वेश्चन कैसे रहेगा ना, हमें बता देगा कि ऐसा प्रपोजल आया मार्केट में, ऐसा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, क्या हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही सब मेथड्स को हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना सारा जो है स्टोरी बताया। अभी तक हम लोग मेन पार्ट में गए नहीं है। हाँ, मेन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन सारी चीज हमारे रेलिवेंट है। देखो, हमें वेरिएबल कॉस्ट का क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट का होना चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट मैंने बोला, और थियोरेटिकली भी ये सब काम आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम लोग और एक पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ये भी यहाँ पर पूछ लेता है, ये भी एक टर्म होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है इंक्रीमेंटल, एक होता है डिक्रीमेंटल। ठीक है, इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। ठीक है, अच्छा, अब इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है। जैसे मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि अगर कोई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन में कोर्स लेता है तो उस कोर्स का प्राइस होता है 10,000। ठीक है, कोई भी क्लास ले लो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और अगर कोई बोलेगा कि हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन करेंगे तो उस वही सेम कोर्स का प्राइस हो जाता है 12,000। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट का सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग लेने से 10,000, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के लेने से हो गया 12,000। तो यहाँ भी हम लोग का कॉस्ट का हमें एक चेंजेस जरूर दिख रहा है। कितना, ये अगर इसके साथ कंपेयर करें तो 2,000 ज्यादा, इसके साथ कंपेयर करें तो 2,000 कम। बेसिकली हमें चेंजेस कितने का दिख रहा है, ₹2,000 का। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, डिफरेंस जो दिख रहा है, इंक्रीमेंटल भी है, डिक्रीमेंट। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इंक्रीमेंटल, और ऐसे देखते हैं तो डिक्रीमेंटल। मान लो ऑनलाइन ले रखे थे, सोच रहे हो ऐसा लोगे तो फिर इंक्रीमेंटल हो जाएगा, या फिर इससे इसमें शिफ्ट हो गए। वैसे ऐसा तो होता नहीं कि एक बार ले लिया फिर चेंज कर सकते हैं, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे करके होता है। देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग का 2,000 का चेंजेस दिख रहा है। अब ये चेंजेस क्या है, क्या इसमें हम लोगों ने कोई एडिशन किया, हमारे स्टडी में कोई एडिशन किया। मान लो ये वन सब्जेक्ट का ही है, ठीक है, वन सब्जेक्ट का ही है, वन सब्जेक्ट का ही, दो अलग अलग मीडियम के लिए दो अलग अलग हमें चार्जेस दिख रहा है, एक ही सब्जेक्ट का। यहाँ पर हम लोगों ने कोई एडिशन नहीं किया। जैसे देखो, यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स ज्यादा बना रहे थे तो हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा जो है कोर्स एडिशन नहीं किया या सब्जेक्ट एडिशन नहीं किया, फिर भी हमारा चार्जेस जो है चेंजेस दिख रहा है। तो अगर हम लोग का एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव के लिए हम लोग अपना कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर ले रहे हैं तो उसे बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी एडिशन या डिलीशन की वजह से नहीं हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए हो रहा है। मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब लिखो, डिफरेंशियल नहीं, differentiation in the cost for two or more alternative is known as differential cost। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एडिशन नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले किसी ने, देखो एडिशन का मतलब हम समझाते हैं सेम एग्जांपल से। जैसे कि मान लो पहले किसी ने कॉस्ट के लिए और टैक्स के लिए लिया था, ठीक है, तो कॉस्ट का मान लो है 5,000, टैक्स का भी है 5,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब तो इसका मतलब टोटल फीस हुआ था 10,000। अब अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लॉ भी पढ़ना है तो मान लो वो भी 5,000 फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग का कितना हो गया 15,000। तो यहाँ पर 10,000 से जो 15,000 हुआ ये फॉर एडिशन के लिए हुआ, एडिशन ऑफ
वन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो चेंजेस हम दिखा रहे हैं ना, ये कोई सब्जेक्ट एडिशन के लिए नहीं हुआ। हमारे पास दो अल्टरनेट है, अगर ये लेंगे तो 10,000 में हो जाएगा, ये लेंगे तो 12,000 में हो जाएगा। तो अगर ऑल्टरनेटिव, अगर हमारे पास ऑल्टरनेट्स है, उसके वजह से हमारा कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसे डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये हम लोग का जो कॉस्ट है वो हम लोग का जो बढ़ गया, इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। क्योंकि जैसे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बोला था, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वैसे ही देखो हम लोगों का नंबर ऑफ सब्जेक्ट एडिशन के वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गया, यानी हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ, और हम लोगों ने जैसे ही अपना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया, वन सब्जेक्ट को एडिशन करने के लिए 5,000 रुपीज का हमारा कॉस्ट बढ़ गया, तो ये 5,000 हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। मतलब अगर इसके साथ एग्जांपल को कंपेयर करें मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ इसको, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज है 15,000, 10,000 से 15,000। और फॉर वन यूनिट का एडिशन, यानी यहाँ पर यूनिट का मतलब फॉर वन सब्जेक्ट एडिशन, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट है 5,000 का, ठीक है। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक यूनिट एडिशन से कॉस्ट कितना बढ़ा, एक यूनिट एडिशन से कॉस्ट बढ़ा 5,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ा 15,000। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में लिंक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये वाला टोटल 10,000 से 15,000 हुआ, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सब्जेक्ट एडिशन की वजह से हमारा कॉस्ट कितना बढ़ा है 5,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ा है 10 से 5,000। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीमेंट 10 to 15,000, बट मार्जिनल कॉस्ट में क्या दिख रहा है, फॉर वन यूनिट ऑफ सब्जेक्ट एडिशन 5,000 हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग का ऑल्टरनेट वे से इंक्रीज होता है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस रहने के कारण इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमें कभी कभी थियोरेटिकली पूछ लेता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर ये बताते बताते कंट्रीब्यूशन भी बताया था, दिखाते हैं, देखो कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। इनकम से, ये मार्जिनल कॉस्टिंग, ये टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। सेल्स से सारे वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से हमारे पास जो पड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसके बिना मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लिखो कंट्रीब्यूशन इट इज दैट अमाउंट, एक बार म्यूट कर लो ना, शायद किसी का अनुभव होगा। It is that amount which shows whether we are able to cover our fixed expenses or not, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हम लोग अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे गोपाल म्यूट कर लो ना, तुम्हारा बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। देखो जैसे जैन के मंथ में मान लो किसी कंपनी का सेल हुआ था 10,000, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट है 4,000, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने इसको बोला कि अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें जो मिलता है दैट इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस कंपनी का मान लो फिक्स्ड कॉस्ट था
फिक्स्ड कॉस्ट था 4000, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद इसके पास जो बच रहा है वो हो गया प्रॉफिट। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि जैन में किसी एक कंपनी ने 10,000 का सेल किया और ये जो प्रोडक्ट इसने सेल किया, तो जब सेल प्राइस डिसाइड किया तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, ठीक है। अब इस कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट था 4000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके जो कॉस्ट था। तो पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को पे करना चाहेंगे, क्योंकि सोचो नॉर्मल कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो सबसे पहले वो यही कोशिश करती है कि उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने जाएगा तो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएगा, ना तो सर्विस बेच पाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम सोचेंगे कि मेरा बेंच का खर्चा, मेरा बोर्ड का खर्चा हम सभी अभी निकाल लेंगे स्टूडेंट लोगों से, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम लोग मूवी अगर देखने जाते हो, ठीक है, वहां पर जो हॉल बना हुआ है, एसी वेसी लगा हुआ है, इतने चेयर वगैरह लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, इतना स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है, तो क्या मूवी टिकट का प्राइस तो फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसे करके हम लोग कस्टमर से रिकवर कर पाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। वो हम लोग धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बिजनेस हमें इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्या उससे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर पा रहे हैं? हाँ, पे कर पा रहे हैं। देखो मेरा जो कंट्रीब्यूशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास इतना अमाउंट बच रहा है जिससे हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट भी पे कर दे रहे हैं, तो अच्छा बात है। अगर पे कर पा रहे हैं और उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो बिजनेस हमारा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो फेब के मंथ में हम लोग का सेल हुआ 10,000, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मान लो हम लोग का हो रहा है 5,000, ठीक है। और ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने चेंज किया, मतलब एग्जांपल को ही मैंने चेंज किया, और कंट्रीब्यूशन इसका मतलब कितना आ गया 5,000, और फिक्स्ड कॉस्ट को हम एज इट इज रख रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट मान लो बढ़ गया, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग का सेल उतना ही हुआ। हो सकता है ना कि हम लोग का रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो हम लोग का ये कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का उतना ही है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। तो हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया 1,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग का डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब मान लो मार्च का मंथ आया, ठीक है, हम लोग का सेल वही है, सेल में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सेल वही है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है ये हम लोग का हो रहा है 7,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 3,000, और हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट हम वही रख रहे हैं 4,000। इसका मतलब हम लोग का बिजनेस में अभी लॉस दिख रहा है, ठीक है, लॉस दिख रहा है। मतलब हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो हम लोग का बिजनेस जो है ये लॉस में चल रहा है। अगर पे कर पा रहे हैं तो प्रॉफिट मेकिंग है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा भी हो सकता है, सेल है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का यहाँ पर 6,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4,000, 4,000 क्या है कंट्रीब्यूशन, और हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट भी कितना है 4,000। तो यहाँ पर क्या आ गया जीरो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है पता है, पहले उसका ये सिचुएशन ही रहता है, पहले वो कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता है, पहले वो सेल करके वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो पहले वो वेरिएबल कॉस्ट निकालेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जैसे उसका मार्केटिंग अच्छा होगा, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा भी प्रोडक्ट आया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो धीरे धीरे, ये देखो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो पहले इसका नेगेटिव में रहेगा, फिर नेगेटिव से धीरे धीरे जीरो में आ जाएगा, ठीक है। जीरो में, जीरो का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है उससे फिक्स्ड कॉस्ट तो पे कर पा रहे हैं, लेकिन पे करने के बाद कुछ बच नहीं रहा है, पे करने के बाद कुछ बच नहीं रहा है, यानी हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग जो है अपना सेल का क्वांटिटी अगर बढ़ाते जाएंगे, हम लोग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो उससे हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद भी अगर कुछ बचा लेते हैं तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। मतलब पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव से हम लोग जीरो में जाते हैं, फिर जीरो से हम लोग पॉजिटिव में आ सकते हैं, ठीक है। पहले लॉस मेकिंग ही होता है, लॉस मेकिंग इन द सेंस कि फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। फर्स्ट डे कोई सोचेगा कि उसका रेंट रिकवर हो जाएगा, या फिर उसने जो एसी लगाया है, फर्नीचर लगाया है शॉप में, वो सारा पैसा रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले तो जो है कस्टमर को बेच के अपना वेरिएबल कॉस्ट निकालने का सोचना होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट निकलते जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, अब ये बढ़ेगा कैसे, सेल
सेल बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कैसे? सेल बढ़ाओ। अब सेल दो तरीके से बढ़ सकता है, वॉल्यूम के थ्रू से और सेलिंग प्राइस के थ्रू से। तो देखो हमें वॉल्यूम भी बढ़ाना है, जरूरत पे सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा के ले लेंगे कस्टमर से, वैसा नहीं होगा। प्रोडक्ट का एक मार्केट प्राइस होता है, उससे ज्यादा हम लोग जा नहीं सकते, तो फिर कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल हम लोगों को वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, कि हम लोग ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर पाए। वॉल्यूम बढ़ाना है, जरूरत पे सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है। सेल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बढ़ेगा और फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है हमारे पास, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब मैंने जो लिखवाया था देखो वही समझाने का कोशिश किया। It is the amount which shows whether we are able to cover our fixed expenses or not. हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है क्या हम लोग अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में केपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को केपेबल करने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हमें बताता है। कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग प्रॉफिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ही प्रॉफिट होगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट होगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम है कंट्रीब्यूशन तो लॉस होगा, और अगर इक्वल है तो हम लोग का जीरो होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाएगा, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। ठीक है, अब हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। जो अभी अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ा इसके ऊपर डिपेंड करके होता है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या होता है, हम लोग को पता है कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छा अब सेल्स को हम लोग सेल्स ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने कॉस्ट को बाय नेचर दो तरीके से डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैंने तो तुम लोग को 4 बोला, ठीक है, अब हम 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा, क्योंकि उसमें 2 पोर्शन होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो फिक्स्ड फिक्स्ड में चला जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल में चला जाएगा। सेम इसमें भी तो वही फिक्स्ड और वेरिएबल रहता है, तो स्टेप कॉस्ट का भी वही होगा, फिक्स्ड पोर्शन फिक्स्ड में चला जाएगा, वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल में चला जाएगा। तो बेसिकली बचा 2 ही। ठीक है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटी के कारण 4 तरीके से दिख रहा है। लेकिन हम लोग अगर सेमी वेरिएबल का वेरिएबल वेरिएबल में लगा देते हैं, फिक्स्ड फिक्स्ड में लगा देते हैं, एज वेल एज स्टेप कॉस्ट में भी वही करते हैं, तो हम लोग का नेट तो यही 2 बचता है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल और फिक्स पे ही कंसेंट्रेशन करना है। तो टोटल कॉस्ट में हम लोग का आएगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है चैप्टर, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस माइनस में माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट। अब अभी भी मैंने बोला कि सेल करके हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाते हैं कि नहीं, इस बात को हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट रखते हैं और बाकी डेटा को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो बाकी डेटा इधर प्रॉफिट और ये इधर आ जाएगा, तो प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने पे हमें क्या मिलता है, सॉरी ये फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया मैंने, ये वेरिएबल कॉस्ट होता, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, ये वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, और ये इधर आके फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर हम लोग सेल करके वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसके बाद जो बच रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये देखो यहाँ पर मैंने अभी भी लिखवाया, ये देखो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर ये कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन अगर इक्वल है तो ये कंट्रीब्यूशन है, तो इधर वाला भी क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे हमारा कंट्रीब्यूशन का 2 इक्वेशन सामने आया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन को यूज करके प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोग कंट्रीब्यूशन
बोल सकते हैं। कैसे? ये इधर तो देखो, इधर तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथमेटिकली तो प्रूव हो ही जा रहा है। और ऐसे भी तो देख सकते हैं प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन। हम लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रीब्यूशन हम लोगों का ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए इक्वेशन से भी हमें समझ में आ जा रहा है देखो कि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। बाकी इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। और ये अगर दोनों इक्वल है तो इधर वाला अगर कंट्रीब्यूशन है तो इधर वाला भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। और ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो, अब हम लोग इसमें एक एक करके जो है, जो मेथड्स मैंने बोला था ना कि कौन कौन से मेथड्स को यूज करके हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग जो है पढ़ सकते हैं। तो ये देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन तो लिखवा दिए, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने आना चाहिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सेल्स, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन सेम टू फैक्टर्स, ठीक है। ये मैंने तीनों टर्म को डिफाइन किया। देखो प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट होता है। अभी अभी मैंने यहाँ लिखा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। और वॉल्यूम का मतलब होता है जितना क्वांटिटी हम लोग सेल करेंगे या जितना क्वांटिटी हम लोग, हाँ सेल करने से प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितना क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। और रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन सेम टू फैक्टर्स। जैसे देखो हम लोग अगर रेशियो निकालते हैं, जैसे 5 किलो डिवाइडेड बाय 7 किलो, इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 5/7। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 किलो डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ठीक है, तो इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। सेम काइंड होना चाहिए, सेम फैक्टर्स, मतलब अगर ये किलो है तो ये भी किलो होना चाहिए। दोनों अगर सेम काइंड ऑफ डेटा नहीं होता है तो उससे रेशियो नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि रेशियो कंपैरिजन बताता है। तो किलो के साथ मीटर का कोई कंपैरिजन नहीं है, किलो के साथ किलो का ही होगा, ग्राम के साथ ग्राम का ही होगा। तो रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो फैक्टर्स में सेम टाइप ऑफ फैक्टर में कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए फैक्टर्स हमारा सेम काइंड होना चाहिए। अच्छा, अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें क्या बताता है वो लिखते हैं। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें क्या बताता है, लिखो विद चेंज इन सेल्स क्वांटिटी कॉमा व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम लोग का सेल्स क्वांटिटी कम या ज्यादा हो रहा है तो हमारे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा। और एक क्या चेक करना है, एक सेकंड, पेन क्यों बंद हो गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विथ चेंज इन सेल्स क्वांटिटी, चेंज इन सेल्स क्वांटिटी कॉमा व्हाट इज द चेंज इन कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस कम या ज्यादा होने पे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, एज वेल एज क्वांटिटी जो है कम या ज्यादा सेल होने पे कंट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये दोनों चेंजेस हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यानी हमारा जो रेशियो निकलेगा वो कौन से दो चीजों पे निकलेगा, या तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पे निकलेगा या तो हम लोगों का प्रॉफिट बाय सेल्स पे निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट बाय सेल्स पे निकलेगा। ये देखो रेशियो का मतलब डिवाइड होगा ना, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, सेम टाइप ऑफ फिगर का होना चाहिए तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो दो चीजों पे हमारा यहाँ पर रेशियो निकलेगा। अब देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, और एक पॉइंट लिखो, रेशियो भी यहाँ पर फिर हम लोग किस चीज का रेशियो निकालेंगे, रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन
एंड सेल्स क्वांटिटी और प्रॉफिट एंड सेल्स क्वांटिटी, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। हम लोग रेशियो तो बोल रहे हैं लेकिन इसे परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने लिख दिया। देखो रेशियो भी वैसे ही होता है, जैसे मान लो अगर हम बोल दें कि किसी को 10 मार्क्स के एग्जाम में मिला है 8, तो 10/8 ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80% हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसे हम लोग एक्सप्रेस परसेंटेज में करेंगे। अच्छा अब देखो ये कैसे होगा, फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ इसको बोला जाता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा पीवी रेशियो। और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या क्या होगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक हो सकता है, और एक अभी अभी मैंने दिखाया, दो चीज दिखाया, एक हो सकता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो अभी अभी लिखा ना, उसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो भी कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट वो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब कहां पर क्या यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी हो सकता है। अच्छा ये क्या नया कुछ आ गया, नहीं, ये देखो ना, इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो हो जाएगा। तो ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का डेटा हमें क्या दिया हुआ है, तो ही हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा अब मैंने क्योंकि बोला हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, और एक प्रॉफिट एंड सेल्स पे, तो उसका भी फॉर्मूला लिखो पीवी रेशियो इक्वल टू, यहाँ पर लिखना पड़ता है चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट लिखने से नहीं होगा, चेंज इन प्रॉफिट और यहाँ पर चेंज इन सेल इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। तो ये चेंज इन प्रॉफिट क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारे पास मोर देन 1 ईयर का डेटा होगा। जैसे कि मान लो 2022 और 2023 दोनों ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट, और दोनों ईयर का हमें सेल दिया हुआ है, चेंज इन सेल। तो क्या चेंजेस हुआ है प्रॉफिट में, अगर हम लोगों ने क्वांटिटी कम ज्यादा किया है सेल करने में, तो प्रॉफिट के केस में हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। और ये कब यूज करेंगे, लिखो if data for more than 1 year is given, ठीक है। एक से ज्यादा साल का अगर हमें डेटा दिया हुआ रहेगा तो ही हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला बात मैंने बताया, ये याद रखना है, प्रॉफिट कब यूज करना है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में हमें पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल का डेटा दिया हुआ है और हमें पीवी रेशियो निकालने बोला है, तो हम लोग ये चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये रेशियो हमें क्या मेजर करने में हेल्प करता है वो लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे पीवी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट कॉमा ऑपरेशंस कॉमा प्रोसेस इन फैक्ट्री एटसेट्रा। देखो पीवी रेशियो में क्या मेजर करने में हेल्प करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो हम लोग मेजर कर पाएंगे, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, या फिर हर एक प्रोडक्ट का क्या एक्टिविटी चल रहा है और वो प्रोसेस जो हो रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट है। ये सारी चीजों को हम लोग पीवी रेशियो के थ्रू से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉफिटेबिलिटी तुम लोग को समझाया कैसे करके हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना
रहा है, या प्रॉफिट चेंजेस देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो जरूर मेजर करता है। और ये सब भी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्टिविटी और फैक्ट्री में जो प्रोसेस हो रहा है उसको भी कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, अब और एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, हायर द पीवी रेशियो, हायर द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा इट इज बेटर। ये अच्छा बात है, क्यों? जैसे कि देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा पीवी रेशियो ऐसा है 8/10 इंटू 100, अगर हम ये लिखते हैं कि 8 मेरा कंट्रीब्यूशन है, सेल इतना है, तो इंटू 100 यानी 80%, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि अगर हम लोग 10 रुपीज का सेल कर रहे हैं तो हम लोग 80% यानी 8 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, अगर ये 10 आउट ऑफ 10 होता है तो और भी अच्छा, कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा हम लोग फिक्स कॉस्ट पे करने में उतना ज्यादा केपेबल होंगे। तो इसीलिए ये रेशियो ज्यादा तब होगा जब हम लोग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और ये रेशियो अगर ज्यादा हुआ तो फिर हम लोगों का क्या होगा, बेटर कंडीशन है, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ कर पाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ कर पाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो पीवी रेशियो ज्यादा होगा, पीवी रेशियो ज्यादा होना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम लोग कंट्रीब्यूशन को पे ऑफ कर रहे, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, हायर द पीवी रेशियो इट इज बेटर एज it reflects higher contribution और प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे बिजनेस से कंट्रीब्यूशन अच्छा है या प्रॉफिट अच्छा है। कंट्रीब्यूशन अच्छा होने का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद भी काफी अच्छा खासा अमाउंट हमारे हाथ में बच रहा है, यानी अच्छा सेल हुआ है, या तो हम लोगों ने मतलब वॉल्यूम ऑफ कस्टमर अच्छा खासा जुगाड़ किया होगा, इसलिए सेल से वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद भी हमारे पास काफी अच्छा पैसा बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं, देखो ये जो रेशियो है ना, मैंने यहाँ पर तुम लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो पढ़ाया, ठीक है, और एक रेशियो भी होता है, तो हम रेशियो को ना यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। रेशियो हम लोग का दो होगा, एक तो मैंने पढ़ा दिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया, जिसको हम लोग पीवी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ऐसे पीवी रेशियो लिखा जाता है। और एक होता है कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सीवी रेशियो, सीवी रेशियो, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कॉस्ट का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जितना खर्चा कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमें किस दोनों एलिमेंट के बारे में रेशियो बताता है, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, मेनली हम वही लिख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। और ये हमें क्या बताता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स, सेल्स तो होगा ही क्योंकि वॉल्यूम का बात आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स, और ये हमें बताता है कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसे समझाते हैं। अगर हम लोग का पीवी रेशियो है 40%, ठीक है, तो सीवी रेशियो कितना होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये तुम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी अभी हम लोगों ने सीखा है उससे। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो सिंपल तरीका है, पीवी रेशियो में क्या क्या इंक्लूड है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स। देखो जब हमें कुछ नहीं बोलेगा, मैंने पहले ही बोला हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर 2 साल का प्रॉफिट बताएगा क्वेश्चन में तो ही ये यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पीवी रेशियो का मतलब हो गया 40%, मतलब कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, और यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि 40% का मतलब क्या, 40/100, तो कंट्रीब्यूशन 40 और सेल्स 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 40 और सेल्स 100, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 40 है, सेल्स 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि सेल्स से अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, तो ही तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो अगर मेरा सेल्स 100 है, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, 40%, 40% मतलब 40/100। अब ये 40/100 एक रेशियो है, ये किस चीज का रेशियो है, प्रॉफिट और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है यानी सेल्स क्वांटिटी है। ठीक है, और ये 40 हम लोग का क्या है, कंट्रीब्यूशन, नाम तो प्रॉफिट वॉल्यूम है लेकिन नॉर्मली हम लोग इसे कंट्रीब्यूशन से ही रिलेट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो, 60. 60।
100 माइनस 40 यानी कि 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेल्स कितना है 100, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो ये माइनस होके हो गया 60, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या डेटा चाहिए, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो का मतलब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये देखो कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो का मतलब हम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख के पुट करो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 और सेल्स कितना है 100, क्योंकि सेम डेटा के लिए तो मैंने एग्जांपल सेट किया था, अगर पीवी रेशियो किसी का 40% है तो उसी डेटा का सीवी रेशियो कितना होगा। तो ये देखो वेरिएबल कॉस्ट 60 लिख दिया, सेल्स मैंने 100 लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो इनटू 100 कर दिया तो 60% आ गया, ठीक है। अब इसको बताने का रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें बता देता है कि सीवी रेशियो 60% है और हमें जो डेटा दिया हुआ रहता है उससे हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ता है, तो ये तो एक लाइन में ही हो जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। अब ये बड़े क्वेश्चन में भी दे सकता है हमें, छोटा मोटा क्वेश्चन में भी दे सकता है, तो इसका मतलब इसका जिस्ट क्या हुआ, अगर पीवी रेशियो 40% है तो सीवी रेशियो हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60%। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों रेशियो सेल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एक कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, एक वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है, और ये तीनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से ही कंट्रीब्यूशन आता है। तो हमें एक बार निकालना है कि कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ सेल्स कितना है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो, और हमें एक बार फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल कॉस्ट आउट ऑफ सेल्स कितना है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो ये क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है, तो अगर पीवी रेशियो दे दिया तो सीवी रेशियो, बाकी बचा हुआ अमाउंट, और अगर सीवी दे देता है तो पीवी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा ऐसा, लेकिन हाँ हमारी किसी क्वेश्चन में ये डेटा जरूर दे सकता है कि पीवी रेशियो इतना है तो सीवी रेशियो कितना होगा, इसको हमें यूज करना पड़ सकता है। तो ये रेशियो दो तरीके का होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, मतलब भूल गए, एक ही रेशियो एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला भी होगा, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने ये वाला तो पढ़ लिया, अब इस चैप्टर में क्या है ना, पहले हमें सारे फॉर्मूले पता करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने आज सीखा ना, ये देखो जैसे पीवी रेशियो सीखा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये सीखा। अब एक एक करके ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरीके का अलग अलग फॉर्मूला होगा जो पहले हमें सीखना पड़ेगा। जब हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम लोग और एक काम भी कर सकते हैं, इसके साथ बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।